लेट्स सपोज आपकी अपने छोटे भाई से लड़ाई हो जाती है। गुस्से में आके आप उसको एक थप्पड़ और 2 जूते मारते हो। भाई रोता हुआ अब्बा के पास जाता है और आप क्या करते हैं? आप फौरन कहते हैं कि अब्बू लड़ाई तो इसने शुरू की थी, इसने पहले मुझे गाली दी थी, मैं तो सिर्फ डिफेंड कर रहा था। ये झूठ सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए बोला जाता है। और इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू भी ये है कि अब्बू को सच समझ ही नहीं आता और बेचारे छोटे भाई की ही इज्जत खराब होती है। और बिल्कुल यही चीज जंग में होती है। जंग सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, कभी दिमागों में, कभी दिलों में और कभी मीडिया के हेडलाइंस में लड़ी जाती है। और सबसे खतरनाक जंग वो होती है जब एक लीडर अपने लोगों के जहन में नफरत का जहर डालकर खुद को फरिश्ता बना लेता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने बारूद से ज्यादा लफ्जों का इस्तेमाल किया है, जिसने मासूम के लाशों पर अपनी पॉलिटिक्स का खेल खेला और कैसे एक शख्स ने 11 साल के तावील अरसे को इस्तेमाल करके अरबों लोगों की ब्रेन वॉशिंग की और उसके जरिए मासूमों की जान लेने को जस्टिफाई किया। दरअसल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब है कि लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी के साथ इस तरह खेलना कि आप उन पर कंट्रोल हासिल कर लो। और एक मर्तबा वो लीडर अपनी अवाम पर साइकोलॉजिकल कंट्रोल हासिल कर ले तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करवा सकता है। खबर ये सामने आ रही है कि पेशावर में भी बड़ा धमाका भारत की तरफ से किया गया है। All the news as India continues to battle Pakistan state-sponsored radical Islamist terror. मैं आज इन पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हुआ है? Let's cut across to more breaking news that's coming in. Angry protests have broken out in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का 2 पायलट भारत के कब्जे में आ गया है। To confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। इस वक्त 2 जगह से ब्लास्ट की खबर आ रही है। इस्लामाबाद में 2 बड़े धमाके हुए हैं। भाईजान, इंडिया हिट्स पार्ट्स ऑफ लाहौर एंड इस्लामाबाद, ये इंडियन चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं। ओ भाई, इस्लामाबाद में कौन सा अटैक हुआ है मुझे ही पता चले, मैं भी इस्लामाबाद में बैठा हूँ। किधर है भाई? विक्रांत ने कराची में तबाही मचा दी है। कल क्या कह रहे थे जी? पोर्ट पे हमला कर दिया है। अबे वो रहा पोर्ट। इस वीडियो के अगले कुछ मिनट आपका वॉर के मुताल्लिक पूरा परसेप्शन बदल देगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या इस दुनिया में कुछ भी प्रोपेगेंडा के बगैर है। किसी भी लीडर ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जब जंग शुरू करनी होती है तो उससे पहले एक रोड मैप से गुजरना होता है, जिसमें पहले अपने खुद की अवाम के दिमाग की रीवायरिंग की जाती है। I'm not sure about you guys, लेकिन मैं हमेशा से ये सोचता था कि यार पाकिस्तानी और इंडियंस जो है उनका आपस में प्यार और मोहब्बत है, बस दोनों की गवर्नमेंट्स जो है ना वो दोनों अवाम को जुदा रखती थी। एज पाकिस्तानीज आई डोंट थिंक एनीवन विश्ड कि यार इंडियंस सारे मर जाएं, बट एज यू कैन सी यहाँ मेरे डीएम्स में और एवरीवेयर एल्स मेरे कमेंट्स वगैरह में हर कोई माँ बहन की गालियां दे रहा है। कभी कभी ये ब्रेन वॉशिंग इतनी ऑब्वियस होती है कि इसको प्रिडिक्ट करना आसान होता है। इंसानों के एक ग्रुप के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए 8 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, ग्लोरीफाइंग वायलेंस एज अ राइट ऑफ पैसेज, यानी लोगों को ये बताना कि दुश्मन के खिलाफ किसी भी किस्म का कदम, चाहे वो सही हो या गलत, एक जस्टिफाइड स्टेप है क्योंकि वो आपके दुश्मन हैं। इंतहा पसंदों ने मदरसे को आग लगा दी, पुलिस ने पहुंचकर हालात कंट्रोल किए। कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे, सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा। I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's if Muslims become more than 30%, that country is in danger. Are all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There's no such thing as equal rights. They are not in an equal category. स्टेप 2, सिलेक्टिव हिस्ट्री। हिस्ट्री की किताब में से सिर्फ एक खास सफ़ा निकालना जो कि दुश्मन को बुरा और पैदाइशी दहशतगर्द पोर्ट्रे करे। More news now coming in at this moment that the Aurangzeb issue has escalated in Maharashtra to violence. स्टेप 3, साइलेंसिंग डिसेंट। कोई भी ऐसा समझदार शख्स जो इन साइकोलॉजिकल वॉर टैक्टिक्स को समझ ले और उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसे ट्रेटर का लेबल दे देना और अपने ओपोनेंट्स को ऐसे एलिमिनेट करना। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। इस्लामिक टेररिस्ट जो है ना वो उस समय ध्रुव राठी की ये आइडेंटिटी नहीं पूछते कि आप इंडियन हो या जर्मन, आप अमीर हो या गरीब, आप हर चीज में मोदी और संघियों को गाली देते हुए वीडियो बनाते हो या नहीं। ना ही ये पूछा जाता कि आप मुर्शिदाबाद कश्मीर पर चुप रहते हुए फिलिस्तीन के लिए वीडियो क्यों बना देते हो। टेररिस्ट उसको वहीं ठोक देते क्योंकि उसके लिए ध्रुव बस एक काफिर है और ठोकने के बाद कहते कि मोदी को जाकर बता देना।
स्टेप 4 नेशनलिज्म एंड फियर कि नो मैटर व्हाट उनकी नेशनैलिटी बाकी सबसे बेहतर है और सबसे सुपीरियर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस ग्रुप का पार्ट हैं। बीजेपी की मुस्लिम दुश्मन में इंसानियत भूल गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुसलमानों को भारत में बराबर का शहरी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। स्टेप 5 हीरो मेकिंग अपने आप को एक ऐसा सुपर हीरो पोर्ट्रे करना कि अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते तो अवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसका ज्यादातर का तब लगता है जब वो लीडर अपने आप को एक स्पिरिचुअल प्रीचर भी कहलाता है। कौन? मोदी? हाँ। मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा, वो आगे वो कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। 26 में से दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। स्टेप 6 मीडिया कंट्रोल एंड प्रोपेगेंडा। मुझे नहीं लगता मुझे इसके लिए कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। या फिर उन्होंने ये भी कंट्रोल कर लिया है क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को अपने कंट्री में उनकी विजिबिलिटी बैन कर दी। इसका एक ही मकसद हो सकता है कि जो इंडिया में लोग बैठे हैं जो सच जानना चाहते हैं उनको भी वो मालूमात ना पहुंच सके। स्टेप 7 मैन्युफैक्चर्ड विक्टिमहुड दुश्मन को असलियत से ज्यादा बुरा दिखाना और पूरी दुनिया के सामने खुद को मजलूम शो करना, खुद को विक्टिम बना लेना कि हम पे तो शदीद ऑपरेशन है, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। और इन्हीं टैक्टिक्स में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी आते हैं। 83 साल के बुजुर्ग को कल उन्होंने मारा, 65 साल की औरत महिला को उन्होंने कल मारा। स्टेप 8 डीह्यूमनाइजिंग द एनिमी अपनी ही अवाम में दुश्मन के लिए इतना हेट फैला देना कि उन्हें ऐसा फील करवाया जाए कि ये दुश्मन इंसान ही नहीं है और उन दुश्मनों पर किए जाने वाला कोई भी कदम, कोई भी जुल्म एक नेशनल प्राइड बन के सामने आता है। ये है नरेंद्र मोदी की लेगेसी। लेकिन ये सिर्फ मोदी नहीं कर रहा, हिस्ट्री में बहुत से वॉर क्रिमिनल्स कर चुके हैं जैसे कि हिटलर। आप यही 8 स्टेप्स हिटलर के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं और करंट डे में आपको इंडिया के अलावा एक और ऐसा मुल्क मिलेगा जो इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके अपना जुल्म जस्टिफाई कर रहा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कदीम तरीन हथियार है जो जंग के मैदान से ज्यादा जहनों में चलता है। इसका मकसद होता है दुश्मन का हौसला तोड़ना, अवाम की सोच को मैनिपुलेट करना और हक को झूठ और झूठ को हक बना देना। इसलिए ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 को मीडिया वॉर कहा जाएगा। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि अक्सर लोगों को ये चल भी जाता है और वो इस मैनिपुलेशन को समझने से पहले उसका हिस्सा बन जाते हैं। नाजी जर्मनी भी इस प्रोपेगेंडा मशीन की एक बड़ी एग्जाम्पल है। 1930s में एडोल्फ हिटलर ने इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। उसने जर्मनी की अवाम को इस तरह ब्रेन वॉश किया और ये बताया कि उनकी जिंदगी की हर बुराई का जिम्मेदार एक ही ग्रुप है, ज्यूज। उसने मीडिया, बुक्स और स्कूल करिकुलम तक को कंट्रोल किया। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने कहा था, एक झूठ को बार बार बोलो जब तक लोग उसको सच ना मान लें। एक वॉर क्रिमिनल का सबसे बड़ा हथियार मीडिया और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना होता है, जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया में भी देख सकते हैं या शायद नहीं देख सकते। बाहर के टीवी शोज तो क्या, वहां आप वेस्टर्न हेयर स्टाइल भी नहीं अपना सकते। और अब इंडिया में पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है ताकि उन लोगों को सच ना पहुंच सके। मेरा भी इस वीडियो को बनाने का ये मकसद नहीं है कि इंडियन अवाम को बुरा भला बोला जाए। उनका दिमाग कंप्लीटली रीवायर करने की कोशिश की गई है और बदकिस्मती से मोदी अपने इस मिशन में कामयाब हुआ है। लेकिन दिमागों की, जहनों की जंग सिर्फ स्पीचेस या मीडिया हेडलाइंस तक महदूद नहीं होती। इस जंग का सबसे खामोश लेकिन सबसे पावरफुल हथियार है बॉलीवुड। जी हाँ, सिनेमा, जिसे बाज़ाहिर हम एंटरटेनमेंट समझ के देखते हैं, असल में ये माइंडसेट को शेप करने का एक बहुत पुराना और टेस्टेड तरीका है। So they live in movies. I must give credit. They have a very good theater. They have very good this Bollywood, but that's not the reality. You have to grow out. Please stop living in Bollywood. आज के दौर में ऐसी कई फिल्में हैं जो हिंदुस्तान की आर्मी को सुपर ह्यूमन दिखाती है और मुस्लिम कैरेक्टर्स को या तो विलन बनाती हैं या टेररिस्ट। कभी वो पाकिस्तान का नाम लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं और कभी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स लिखकर झूठ को सच का लिबास पहना देती है। एक आम शख्स जब बार बार इसी तरह की फिल्में देखता है तो उसका सबकॉन्शियस भी वही नैरेटिव मान लेता है और इसलिए ये फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये ब्रेन वॉशिंग है। ध्रुव राठी ने अपने चैनल के थ्रू मोदी सरकार को बुरी तरह एक्सपोज किया हुआ है, लेकिन उसे भी मालूम है कि अब उसके लिए वापस इंडिया आना एक खतरनाक चॉइस है। मोदी का ये कदम ना सिर्फ घटिया है बल्कि इंसानियत के खिलाफ है और अगर हम चुप बैठते हैं तो हम भी इसी नफरत का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और हर बार बारूद
झूठ से पहले एक झूठ बोला जाता है, और ये डॉक्यूमेंट्री भी इस झूठ को समझने की एक कोशिश है। और सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान वॉज मोर डिवाइडेड देन एवर, बट राइट नाउ वी आर मोर यूनाइटेड देन एवर। एज पाकिस्तानीज, एज ह्यूमन बीइंग्स, वी डोंट वांट थिंग्स टू एस्केलेट। मेरी भी दुआ है अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।